इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमस्ते महाराज जी, हम सब ने प्रतिक्रमण के बारे में सुन लिया था और उस प्रतिक्रमण का क्या साइंटिफिक बेसिस है ये जानने की उत्कंठा सबको रहती है, क्योंकि उसी से उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है। कोई भी चीज़ है तो क्यों है, किस लिए है, उसका यदि वैज्ञानिक आधार हमें मालूम होगा तो हम उसको याद भी रखेंगे और हम उसको आगे से उसका दूसरों के लिए बता भी सकेंगे। इसलिए ये सब सारे जितने भी प्रशिक्षार्थी आए हैं, इनको ये जानना जरूरी है कि हर चीज़ का, चाहे वो प्रार्थना हो, प्रतिक्रमण हो, प्रत्याख्यान हो, सबका साइंटिफिक बेसिस क्या है, तभी हम उसकी ऑथेंटिसिटी समझ सकते हैं। जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, महाराज जी ने सब कुछ समझ के उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। मैं तो केवल उसको शब्द दे रहा हूँ, लिखा हुआ महाराज जी का है। हमने प्रतिक्रमण के बारे में महाराज जी के श्रीमुख से सुना था और उसका जो मनोवैज्ञानिक आधार है उसका हम पहले लेंगे कि साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है। प्रतिक्रमण का सबसे गहरा प्रभाव व्यक्ति के मनोविज्ञान पर पड़ता है। जहाँ तक आत्म जागरूकता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। पहली चीज होती है आत्मनिरीक्षण और परासंज्ञान। प्रतिक्रमण मूल रूप से आत्मनिरीक्षण का एक व्यवस्थित अभ्यास है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार का निष्पक्ष होकर पुनरावलोकन करता है। यह मानसिक गतिविधि मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये केवल मनुष्यों में होता है और इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आप अपना जो कुछ भी सोचते हैं उसके बारे में, उसको क्या करना, कैसा करना, ये डिसाइड करते हैं। तो इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती है जो हमारे मस्तिष्क का कार्यकारी केंद्र है। यही क्षेत्र नैतिक निर्णय लेने, आत्म जवाबदेही तय करने और भविष्य के लिए आत्मनियंत्रण स्थापित करने जैसी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार प्रतिक्रमण हमें केवल गलतियों को देखने में ही नहीं बल्कि उनके मूल कारणों को समझने की क्षमता देता है। दूसरा है अपराध बोध और ग्लानि का विरेचन। जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपने भूलों को स्वीकार करता है और क्षमा मांगता है तो उसके मन में दबे हुए अपराध बोध, शर्म और ग्लानि जैसी सारी भारी भावनाओं को बाहर निकालने का एक सुरक्षित मार्ग मिलता है। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को कैथार्सिस कहते हैं। यह भावनात्मक विरेचन कहा जाता है। यह भावनात्मक बोझ हल्का होने से व्यक्ति को गहरी मानसिक शांति
राहत और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव होता है। फिर नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन और आत्म सुधार, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, आत्म सुधार के लिए। प्रतिक्रमण केवल अतीत की गलतियों पर पश्चाताप करना नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक सकारात्मक मानसिक ढांचा तैयार करता है। जब व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है तो वह भविष्य में उन्हें ना दोहराने के लिए मानसिक रूप से प्रतिबद्ध हो जाता है। यह प्रक्रिया संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के सिद्धांतों से मिलती जुलती है। आजकल बहुत चल रही है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो इसकी ही मिलती जुलती प्रक्रिया है ये, जिसमें नकारात्मक विचार पैटर्न और व्यवहारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक और स्वस्थ आदतों में बदला जाता है। इस तरह प्रतिक्रमण आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का काम करता है। अब इसका ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक आधार। अब बताते हैं न्यूरो साइंटिफिक बेसिस या न्यूरो वैज्ञानिक आधार। प्रतिक्रमण का अभ्यास हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली पर भी स्थायी प्रभाव डालता है। कल महाराज जी ने बताया, परसों बताया था महाराज जी ने न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ये क्या है? हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, यह अनुभवों के आधार पर स्वयं को लगातार पुनर्गठित करता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम प्रतिक्रमण के दौरान पश्चाताप, क्षमा और सुधार का संकल्प लेते हैं तो यह तीव्र भावनात्मक संज्ञानात्मक अनुभव मस्तिष्क के नए न्यूरल कनेक्शन तंत्रिका पथ बनाने के लिए प्रेरित करता है। नियमित अभ्यास से यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क की न्यूरल रिवायरिंग करती है, जिससे दया, क्षमा और आत्मनियंत्रण जैसे गुण हमारे स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, मंचासीन छुल्लक जी महाराज को एक शामी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र भावनम। तो आज के सत्र में मेरा प्रेजेंटेशन है भावना योग पे, और भावना योग के मेडिकल और बेसिकली कि जो हमें भावना योग से हमें फ़ायदे मिलते हैं उसके पीछे क्या मेडिकल बेसिस है, और उसको जानने से पहले हम बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी आज डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो है वो वर्क कैसे करती है। स्लाइड। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस शब्द का अर्थ है एक समान स्थिति या संतुलन बनाए रखना। ये हमारी बॉडी की स्व-विनियम की प्रक्रिया होती है। जैसे कि बाहरी वातावरण में कुछ भी बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, लेकिन उस सर्दी या गर्मी के वातावरण में हमारा शरीर अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना जानता है कि उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये जो या ब्लड में शुगर का लेवल है, या पीएच का लेवल है, ब्लड प्रेशर का लेवल है, कि हम कभी चल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे, लेकिन उसके बाद तुरंत हमें उसको वापस नॉर्मलाइज करना है। इसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं। होम्योस्टैसिस शब्द में दो शब्द हैं, एक होम्यो और एक स्टैसिस। होम्यो का अर्थ होता है समान और स्टैसिस का अर्थ होता है स्टेबल, मतलब समान स्तर को मेंटेन करना। ये शब्द का ओरिजिन ऐसे हुआ है। नेक्स्ट। तो आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना या संतुलित बनाए रखना, इसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। नेक्स्ट। और होम्योस्टैसिस को बॉडी में मेंटेन करने के लिए कुछ फीडबैक मैकेनिज्म्स एक्ट करते हैं, या हम इन्हें फीडबैक तंत्र बोलते हैं। तो ये फीडबैक तंत्र दो प्रकार के तंत्र हैं, एक सकारात्मक तंत्र और एक नकारात्मक तंत्र, या हम बोले इनको कि एक नेगेटिव फीडबैक है और एक पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ जब हम टर्म नकारात्मक देखते हैं तो हमें लगता है कि एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है या एक गलत टर्मिनोलॉजी है, बट शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव वर्ड यहाँ पे इसलिए आता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हमारे शरीर के ऐसे मैकेनिज्म्स वर्क करेंगे जो ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, मतलब उसके ऑपोजिट साइड में वर्क करते हैं। अगर बढ़ा तो उसको कम करना है, शक्कर बढ़ी तो उसको कम करना है। तो इस ढंग से ये जो तंत्र है ये
उस जो भी बॉडी में चेंज आ रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसको नकारात्मक फीडबैक बोलते हैं या नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। इसका मतलब ये नॉर्मलाइज करेगा चीज़ों को। दूसरा तंत्र है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब वो उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है जिस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उसको और कम करता चला जाएगा। तो ये तंत्र कभी कभी शरीर के लिए घातक भी होता है, जो सकारात्मक तंत्र है, और कभी कभी कुछ सिचुएशंस में बॉडी में ये हमारे लिए यूजफुल भी होता है। तो अभी हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं नकारात्मक तंत्र का या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। तो इसमें जैसे बताया है कि सपोज एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, गर्मी का मौसम है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, तो हमारे बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो ये सेंस करते हैं कि टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर अगर उनको लगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 37 और बाहर का टेम्परेचर है 45, तो उन्होंने ये सेंस किया रिसेप्टर्स ने कि बाहर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो बॉडी के जो हमारा ब्रेन में हाइपोथैलेमस एक हिस्सा होता है उसको ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, और हाइपोथैलेमस जो है अब उसको पास थर्मोस्टैट होता है जिसको उसको पता है कि नॉर्मल कितना है, वो उसको उससे कंपेयर करेगा और उसको पता है कि ये 7 डिग्री 8 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे या शुरू हो जाएंगे जिनसे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो उस कम करने के लिए जैसे एक मैकेनिज्म है कि हमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें स्वेटिंग होती है या पसीना आता है। तो पसीना आने के पीछे कारण ये है फिजियोलॉजिकल कि जब हमारे शरीर में पसीना आएगा, जो पसीना है वो हमारे शरीर की स्किन की कूलिंग करेगा, और प्लस जो हमारे स्किन में जो प्रेजेंट धमनियाँ होती हैं उनका जो डायमेंशन है वो बढ़ जाता है, मतलब वो डायलेट हो जाती हैं, उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि वो अपने उनका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण से जो हीट है उसका लॉस बॉडी से ज़्यादा होने लगेगा। तो इस ढंग से बॉडी के स्किन के ब्लड वेसल्स के डायमीटर बढ़ा के और स्वेटिंग से या पसीने से बॉडी की हीट का लॉस होगा और बॉडी टेम्परेचर जो है वो वापस से 37 डिग्री की तरफ नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसके अगेंस्ट में अगर टेम्परेचर कम है बाहर, सपोज बाहर 20 डिग्री है और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रखना है, तो शिवरिंग का मैकेनिज्म, जैसे हम कपकपाते हैं सर्दी में, तो कपकपाने के पीछे भी मेडिकल रीज़न है। कपकपाने से हमारी जब बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या वो संकुचन करती हैं उससे हीट जनरेट होती है, और जो हीट जनरेट होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को वापस से नॉर्मलाइज करती है, बढ़ाती है टेम्परेचर को। और इसी के साथ जो स्किन के अंदर जो वेसल्स हैं उनमें भी संकुचन होता है, तो वो संकुचन से जो बॉडी की हीट है उसको वो प्रिजर्व करके रखते हैं, अपने अंदर रखेंगे। आप लोग बहुत तत्परता से एकत्रित हो और विगत 3 दिनों में आपने भावना योग के विभिन्न चरणों पर काफ़ी विस्तार से विवेचना सुनी। मैं समझता हूँ कि आपने इन बातों को इन दिनों में अच्छे से समझ लिया होगा कि भावना योग कोई धार्मिक क्रिया मात्र नहीं है, ये हमारे समग्र जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। इसके बल पर हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं, अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के अधिकारी भी बन सकते हैं। ये सत्य है कि अपनी आंतरिक पवित्रता हम तभी घटित कर पाएंगे जब हम अपने अंदर के दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और विकारों को दूर करेंगे। हमारे अंदर जो दोष है, दुर्बलता है, दुर्गुण है या विकार है, ये सब हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कारवश हमारे साथ जुड़े हैं। इनको जन्म देने में कर्म भी एक कारण है जो हमारे संस्कारों का सृजक है, और वातावरण भी एक कारण है जिसके कारण ये बलवती बनते हैं, बलवान बनते हैं। तो इन सब को अगर हमें व्यवस्थित करना है तो इन सब की शुद्धि का एकमात्र रास्ता है भावना योग। भावना योग यानी वह प्रक्रिया ओम जो आत्मा को परमात्मा बनाती है
आत्मा को मोक्ष पथ में अग्रसर करती है। अभी आप लोगों ने भावना योग के संदर्भ में 2 चिकित्सकों के माध्यम से इसकी वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझा। डॉक्टर शिखा बैसाखिया पिछले 5 वर्षों से भावना योग की नियमित अभ्यासी है। वो बहुत तैयारी से आई। मुझे लगता है अगर पूरा समय देते हैं तो शायद सत्र छोटा पड़ जाता, लेकिन मुझे आप लोगों की आकुलता का ध्यान था, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा उन्हें टोका। निश्चित उनकी मेहनत के साथ ये न्याय नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं आप लोग उनका न्याय ना कर दें, इसलिए मैंने बीच में इन्हें रोका है। ज़रूर शाम के सत्र में उनसे फिर चर्चा की जा सकती है। भावना योग का अपना एक विज्ञान है। डॉक्टर जखारिया साहब ने जो अभी प्रतिक्रमण के वैज्ञानिक आधार की बात आप सबसे की, उन्होंने कहा महाराज जी ने लिखा है, शब्द हमने दिए, भाव तो इन्हीं लोगों से लिया। मैं विज्ञान का छात्र नहीं हूँ, पर वैज्ञानिकों के साथ रहता हूँ। मेरे साथ जब भी कोई प्रबुद्ध व्यक्ति आता है, वो जिस भी क्षेत्र का है, जिस भी विधा का है, मैं उनसे बात करता हूँ और उसकी जानकारी को गहराई में उतारता हूँ और शब्द में पिरोने की कोशिश पर करता हूँ। मैंने वही काम किया है और मैं चाहता तो खुद भी बोल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात चूँकि विज्ञान की है तो किसी वैज्ञानिक के मुख से ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैंने आते ही डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आज आपको इसे देखना है, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। बंधु, आप सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक जैसे जो शब्द हैं, ये मूलतः प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक तो मूलतः जैन टर्मिनोलॉजी है। ये जैन दर्शन के ही शब्द हैं और ये जैन साधना का ही अंग है। पर आज इस बात को सुनकर मन बड़ा हर्षित होता है कि विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, सब इन सब पर अपनी मान्यता रखने लगे हैं, अपनी सम्मति की मुहर लगा दिए। ये हमारी एक ऐसी साधना प्रक्रिया है जिन्हें आत्मसात करके हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से नहीं, अनादि से, जब से धर्म की परंपरा है तब से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। और इन्हीं को आधार बनाकर प्रत्येक आत्म साधक ने अपनी आत्मा का शुद्धिकरण किया है। आज आप सबको ये बताना पड़ता है क्योंकि आज आप शास्त्र की भाषा पर कम श्रद्धा रखते हो। आपकी श्रद्धा शास्त्र की भाषा पर कम और विज्ञान की भाषा पर ज़्यादा है। मैं आपसे इतना कहूँगा, ये केवल बताया जा रहा है क्योंकि आपका रुझान विज्ञान की तरफ है, लेकिन ये अवधारणा हटा दो कि किसी बात पर अगर विज्ञान अपनी मुहर लगाता है तो वो सही है और नहीं लगाता तो वो गलत। विज्ञान तो हमारी बातों में अपनी सम्मति की मुहर देता है जहाँ तक उसकी पहुँच है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी बातों पर विज्ञान ने आज तक अपनी सम्मति नहीं दी, लेकिन वह हमारे जीवन व्यवहार में उपयोगी है, हम उसका लाभ लेते हैं और हम अपना काम करते हैं। वनस्पति में चेतना जगदीश चंद्र बसु के पहले भी थी कि नहीं थी? जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया? जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव किया कि वनस्पति सचेतन है, उसमें प्राण है। पहले हम पहचानते नहीं थे, उनने ऐसी दृष्टि विकसित की, उनके पास ऐसी आँख आई और उन्होंने उस नज़र, उस दृष्टि से देखा कि नहीं, वह हमारी तरह सब प्राण है, सचेतन है। और हमने मानना शुरू कर दिया कि प्लांट्स में भी लाइफ है, ये मान लिया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे पहले नहीं था। आज किसी बात को लेकर के विज्ञान ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, फिर आप उसकी धारणा बनाओ, यह आपके श्रद्धान की कमजोरी को दर्शाता है। अगर आपका श्रद्धान हो तो आप विज्ञान से ज्यादा वीतराग विज्ञान को महत्व दोगे, और हमें कोशिश करना चाहिए। ये साधनाएं कोई कपोल कल्पित प्रक्रिया नहीं, ये साधना हमारे तीर्थंकर परमात्मा के मुख से निश्रित वाणी से निकली है।
तीर्थंकरों के उपदेश का सार है, तो उस पर हमें श्रद्धान करना चाहिए। फिर महाराज आप ये विज्ञान की बातें क्यों करते हैं? तो हमारे आचार्य ने कहा जो जिस भाषा में समझता उसको उसी भाषा में समझा दो। अब तुम्हें विज्ञान 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 तो ले लो विज्ञान, पर मैं इतना कहूंगा कि हमारे विज्ञान को समझ लोगे तो फिर तुम्हारे विज्ञान का व्यामोह छूटेगा, तुम्हारे भीतर बीतराग विज्ञान घटित होगा जो पूरे जीवन का रूपांतरण करेगा। हम उस बीतरागता की तरफ अग्रसर हों। अभी आपने प्रतिक्रमण की बात सुनी। प्रतिक्रमण हमारे मन के स्तर पर, हमारे मस्तिष्क के स्तर पर, हमारी चेतना के स्तर पर, कर्म के बंधन के स्तर पर, हमारे अपने सामाजिक व्यवहार के स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है और ये हमारे जीवन की शुद्धिकरण का आधार है। कल मैंने प्रतिक्रमण के विषय में बहुत विस्तार से चर्चा कर ली और बाकी बातें अभी आलेख में डॉक्टर साहब ने आप सबसे रख दी। आज बात थोड़ी सी मुझे प्रत्याख्यान की करनी। प्रत्याख्यान अर्थात अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? प्रतिक्रमण के माध्यम से अपना अंतरावलोकन करने के उपरांत उन्हें पहचानना, जो मेरे दोष हैं, जो मेरी दुर्बलता है, जो मेरे अंदर के विकार हैं, जो विकृति हैं, जो मेरा अहित करते हैं, सच्चे अर्थों में जो मेरे असली शत्रु हैं। असली शत्रु, उन्हें पहचानो और उन्हें पहचान कर उनसे बचने का संकल्प लो। एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करो जो इन शत्रुओं से न केवल बचाता है अपितु उन्हें दूर भगाने की प्रतिबद्धता भी देता है। प्रत्याख्यान के लिए एक टैग लाइन है, जिनसे मैंने स्वयं को बचा लिया वही मेरे असली शत्रु थे। मैं दोहरा रहा, जिनसे मैंने स्वयं को बचा लिया वही मेरे असली शत्रु थे। पर दुर्भाग्य कि आज तक मैंने अपने असली शत्रु को पहचाना ही नहीं। शत्रु को ही गले लगाया जिसने कदम कदम पर मुझे नुकसान दिया, श्वास श्वास पर चोट पहुंचाया, जिनसे मेरी आत्मा का हनन हुआ, जिससे मेरी चेतना का पतन हुआ, जिससे मेरे भावों में विकृतियां आई और जिससे मेरे परिणाम दूषित हुए। मैंने उन्हें अपनाया। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो पहले प्रतिक्रमण, अपना अंतरावलोकन करके देखो ये डिफॉल्ट मेरे अंदर है। और अब है प्रत्याख्यान, भविष्य में उनसे, उनकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प। संकल्प यदि दृढ़ और स्थिर होता है तो परिणाम आश्चर्यजनक होता है। ये केवल ये नहीं कि एक वर्जना है, ये जबरदस्ती का संकल्प नहीं, ये स्वयं के द्वारा उद्घोषित संकल्प है। जैसे रणांगण में कोई योद्धा जाता है तो कोई उसको धक्का मार के नहीं भेजता, और धक्का मार कर भेजा गया योद्धा तो हार कर आएगा, आ ही नहीं पाएगा। लेकिन कोई योद्धा, असली योद्धा होता है, रणांगण में जाता है तो स्व प्रेरणा से जाता है और एक टारगेट लेकर निकलता है कि मुझे विजयी होकर लौटना है, अपने शत्रुओं को परास्त करके आना है।
ये उसका संकल्प होता है ना। ऐसे ही प्रत्याख्यान एक स्वप्रेरित संकल्प है जो हमें हमारे दोषों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध करता है। ये मेरे दोष हैं, ये मेरी दुर्बलता है, यही मेरे असली शत्रु हैं। मुझे इन्हें समाप्त करना है, मुझे इनसे मुक्त होना है। ये पलायन नहीं, मुक्ति का शंखनाद है। ये भागना नहीं, जागृति का अभियान है। ये जागने की प्रक्रिया है। हम जागे, ये मुझे ऐसा करना है, यही मेरा लक्ष्य और यही मेरा ध्येय है। इस भाव के साथ जब हम प्रत्याख्यान में सन्नद्ध होते हैं तो हमारे द्वारा लिए गए संकल्प हमें सिद्धि प्रदान करते हैं। सूक्तकारों ने बहुत अच्छी बात लिखी। सर्व संकल्प वशाद भवतिर लघुर भवतिर वा महान। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे संकल्पों से चलता है। संकल्प ही हमारे जीवन को महान बनाता है, तो संकल्प ही हमारे जीवन का पतन कराता है। मन में लिया गया एक शुभ संकल्प हमें सिद्धि के शिखर पर पहुंचा देता है, तो मन में उत्पन्न एक दुष्ट संकल्प हमें रसातल में पहुंचा देता है। हम कैसा संकल्प लेते हैं? अगर अच्छा संकल्प है तो वादियों में भी गुलाब खिलाया जा सकता है। तो संकल्प, प्रत्याख्यान एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है, और ये किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं को दिया गया कमिटमेंट, एक ऐसा रेजुलेशन जो हमने खुद के लिए तैयार किया। तो प्रतिक्रमण के द्वारा जानना, चिन्हित करना, मेरी ये कमी है, और उस कमी को चिन्हित करके समाप्त करने का संकल्प। हम बार बार एक ही बात को दोहराते हैं। जैसा अभी आपने सुना कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसी तरीके से काम करता है, तो वो उस तरीके से काम करते हुए उसकी पुनरावृत्ति करना शुरू कर देता। हम बार एक मार्गदर्शन अपने चित्त को दे, तो उसका ऐसा न्यूरल पाथवे बनेगा कि फिर वो हमारे चित्त को उस धारा में मोड़ देगा। ऐसा कहा जाता है, आपको कोई भी नई आदत बनानी है, पुरानी आदत से बचना है, तो क्या करो? पुरानी आदतों को ध्यान से हटाओ और नई आदतों को बार बार दोहराओ। जैसे समझिए, एक रास्ता बना हुआ है, आप जिस रास्ते पे चलते आ रहे, जाते आ रहे, उस रास्ते पे चलना आसान है, बनाया रास्ता है, आप सर पर चलोगे, पर वो रास्ता गलत डायरेक्शन में है, हमें पहुंचना कहीं, पहुंचा कहीं रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? नया रास्ता बनाना होगा। और नया रास्ता कब बनेगा? जब हम उस पर बार बार चलेंगे। यही विज्ञान है। मैं बहुत साधारण भाषा में बोल रहा हूं। एक न्यूरल पाथवे को हमें बनाना है। बार उसी को दोहराइए। यह है एक प्रकार का अफर्मेशन। तो बार मुझे क्या करना है, ये दोहराएंगे। जैसे किसी को क्रोध आता है तो मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखनी है,
मुझे शांत रहना है, मुझे क्रोध से बचना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा रखनी है, मुझे शांत रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये बार बार दोहराओगे तो एक नया रास्ता बनेगा ना। और जब नया रास्ता बन जाएगा तो आप किस पे चलोगे, नए पे कि पुराने पे? नए पे। और जब नए रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे तो पुराना रास्ता अपने आप मिट जाएगा कि नहीं? जिस रास्ते पे कोई आता जाता नहीं है वो अपने आप मिट जाता है ना? यही तो विज्ञान है। दिस कॉल्ड प्रत्याख्यान। नव निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत इस प्रत्याख्यान से होती। हम ऐसा नया रास्ता बनाने की प्रक्रिया अपनाएं, बार 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 दोहराएं। जब भावना योग में मूलतः 4 सूत्र में आप लोगों को दोहराने के लिए बोलता हूं, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ज़्यादा चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। बोलो इन 4 चीज़ों को तुमने अपने जीवन में घटित कर लिया तो कहीं किसी चीज़ की कमी बचेगी क्या? बोलो, कुछ और बचेगा? तुम शांत, सहज, संयमित और सकारात्मक बनने की क्षमता विकसित कर लिए तो तुम्हारे व्यक्तित्व में अपने आप निखार आएगा। प्रारंभिक चरण में यही इतना पर्याप्त है। ये हमारी साधना में हम लोग जब प्रतिक्रमण करते हैं, आज चतुर्दशी है, आज प्रतिक्रमण करेंगे तो उस प्रतिक्रमण में ये अफर्मेशन बहुत सारे हैं। मैं सम्यक को गहन करता हूं, मिथ्यात्व को छोड़ता हूं, मैं व्रत को अंगीकार करता हूं, अव्रत को छोड़ता हूं, मैं संयम को अंगीकार करता हूं, असंयम को छोड़ता हूं। लाइन है पूरी और उसे हम लोग बार बार दोहराते हैं। क्यों? यही चीजें तो है, यही चीजें। वो 1 घंटे के पाठ, 1.5 घंटा का पाठ होता है हम लोगों का प्रतिक्रमण का, लेकिन वो कोरा पाठ नहीं है। 1.5 घंटे में हमारी चेतना को पूरी तरह रिफ्रेश कर देने की प्रक्रिया है, भाव शुद्धि के साथ। प्रत्याख्यान को अपने जीवन का अंग बनाइए, उसका अभ्यास कीजिए। गलतियां कीजिए मत, गलतियां हो जाए तो तुरंत अपनी निंदा ग्रह कीजिए, उसका प्रतिक्रमण कीजिए और पुनरावृत्ति न करने के संकल्प रूप प्रत्याख्यान कीजिए। ये जीवन में व्यापक बदलाव घटित करता है। इससे हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। तो ये भावना योग की वह सुदृढ़ प्रक्रिया, हमारी ये जो भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग है ना, उसका एक अध्याय है प्रत्याख्यान आत्म संयम का आह्वान। बहुत अच्छे ढंग से इसे तैयार किया गया है और इसके ही साथ प्रत्याख्यान की वैज्ञानिकता भी कल डॉक्टर साहब आपके बीच रखेंगे कि ये प्रत्याख्यान में क्या विज्ञान काम करता है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है। हमारी कोई भी साधना निराधार नहीं है, ये जीवनोपयोगी साधना है। आप लोगों को चाहिए कि इन्हें समझिए, इन्हें आत्मसात कीजिए, इनके अभ्यासी बनिए, इनके विज्ञान को जानिए और जन जन तक उसे पहुंचाने का संकल्प लीजिए। आपको खुद पढ़ना होगा, आपको खुद समझना होगा, आपको उसे आत्मसात करके चलना होगा, तब आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाओगे जिसे आप चाहते हो। समझ गए? तो मैं समझता हूँ आज का जो प्रतिपाद्य है, प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान का महत्व क्या है, प्रत्याख्यान की प्रक्रिया क्या है और प्रत्याख्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, सार में मैंने बता दिया। विस्तार में
और चर्चा होगी, कल भी ये चर्चा होगी। बस मूलभूत बात को आप समझिए और अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, सही दिशा दीजिए, सही दृष्टि दीजिए और एक लक्ष्य बनाकर अपना पुरुषार्थ जगाइए जो हमारे जीवन में एक स्थायी रूपांतरण घटित कर सकेगा। सभी भावना योग के अभ्यासियों से मैं ये कहना चाहूँगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। केवल इसे सत्र तक सीमित न करें, रखें, इस विषय को घोंटिए, खुद आत्मसात कीजिए, इसे साधिए और फिर इस अमृत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लीजिए, उनके लिए समर्पित कर दीजिए, जीवन अच्छा होगा। अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम लूँगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।